गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ भाई, तो कल हम लोग जो है वो बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट के विजन के लिए। आगे क्या सभी आवाज आ रही है मेरी ना? यस सर। आज संख्या कम दिख रही है भाई। कुछ लोग उधर भी हैं क्या, केमिस्ट्री वाली क्लास में? चलो ठीक है। तो कल हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट के विजन के लिए बातें कर रहे थे, और उसमें आपको बताया गया कि एक नॉर्मल इंसान की जो आंख है वो इनफाइनाइट तक की चीजों को क्लियरली देख सकती है नॉर्मल आई के लिए। फार पॉइंट इंफिनिटी है, और नियर पॉइंट कहाँ पे है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन, और उसमें से स्पेसिफिकली नियर पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम देख रहे होते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो साइज यानी कि हाइट का जो अनुमान हम लगाते हैं वो इस बात पे डिपेंडेंट होता है कि उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो रेटिना पे कितना बड़ा बन रहा है। जितना बड़ा रेटिना बनेगा, रेटिना पे जितना बड़ा इमेज बनेगा, उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ रिसेप्टर्स यानी कि रॉड और कोन्स जो वहां पे रिसेप्टर के रूप में लगे हुए हैं रेटिना पे, उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ रिसेप्टर्स जो होंगे वो एक्टिवेटेड होंगे, और हम हमारा जो माइंड है उसको प्रोसेस करेगा उतनी ही बड़े ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है। और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसकी जो साइज है, इमेज की जो साइज है जो रेटिना पे फॉर्म हो रही है, वो इस बात पे, ऑब्जेक्ट की साइज के साथ साथ इस बात पे भी डिपेंडेंट होगी कि वो ऑब्जेक्ट आंख से कितना करीब रखा गया है ना? जैसे ये मान लो कि नॉर्मल इंसान की आंख है और एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यहाँ पे रखा, तो इस ऑब्जेक्ट का अगर इमेज देखेंगे रेटिना पे बनने वाला, तो ये कहीं यहाँ पे जाकर के ऐसे कन्वर्ज हो रहा होगा, ये हमारा लेंथ ऑफ द इमेज होगा। सेम ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे रखा गया था उसको और अगर हम करीब ला देते हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या मिलेगा कि जो इमेज बनेगा दैट विल बी ऑफ लार्जर लेंथ, है ना? बड़े लेंथ का बनेगा, ये इमेज की लेंथ हो जाएगी जो रेटिना पे बनेगी। यस सर। तो हम जो है इस ऑब्जेक्ट को बड़ा महसूस करेंगे एज कंपेरिजन टू दिस वन। ठीक है ना? और ये चीज अगर आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि
जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है एट द रेटिना, वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि ऑब्जेक्ट के द्वारा आई के लोकेशन पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है ना, ये वाला एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द लोकेशन ऑफ आई। इस एंगल को हम लोग कहते हैं विजुअल एंगल, है ना। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द लोकेशन ऑफ आई इज known as विजुअल एंगल। विजुअल एंगल जितना बड़ा होगा, हम उस ऑब्जेक्ट का हाइट का, लेंथ का परसेप्शन जो बनाएंगे, वो उतना ही बड़े का बनाएंगे। क्लियर है बात? यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट जितना करीब आप आंख के लाओगे, उतना ही जो है वो बड़ा महसूस करेंगे हम। ठीक है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का बड़ा या छोटा महसूस होना जो हमको होता है, मेजरमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, जो हम उसका अनुमान लगाते हैं, वो इस बात पे भी डिपेंडेंट है कि ऑब्जेक्ट आंख से कितना करीब है या दूर है। ऑब्जेक्ट अगर करीब है, विजुअल एंगल बड़ा बन रहा है, तो हम उसको बड़ा महसूस करेंगे एज कंपेरिजन टू अगर वही ऑब्जेक्ट अगर दूरी पे ले जाके रखोगे, तो विजुअल एंगल छोटा बनेगा, उसका इमेज छोटा बनेगा और हम उसको छोटा महसूस करेंगे। क्लियर है बात? साथ में एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि अगर मान लो कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट है और दोनों के बीच सर्टेन डिस्टेंस है, लेकिन अगर दोनों ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारे आई के लोकेशन पे अगर एक पर्टिकुलर एंगल से छोटा एंगल अगर सबटेंड हो रहा है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट के रूप में जो है वो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। वो हमारी आंख की अपनी लिमिटेशन। ठीक है ना। सर एक बार ये वाला रिपीट कर दीजिए। हाँ, इसको समझो, ऐसे समझो, जैसे मान लो कि एक पेड़ है? उस पेड़ के पास में आप खड़े हो, तो आपको उसके अलग अलग टहनियां, अलग अलग पत्ते, सब अलग अलग आपको डिस्टिंग्विश रूप से दिखते हैं। यस सर। दिखते हैं ना, अलग अलग उसके ब्रांचेस दिखते हैं कि ये ब्रांच है, ऐसे ब्रांच है, ऐसी ब्रांचिंग है, ये इधर में पत्ती है, इधर में पत्ती है। ऐसे पेड़ को अगर आप करीब से देख रहे हो, तो ईच एंड एवरी पार्ट उसका जो है वो डिस्टिंग्विश रूप से आपको दिखता है कि ये एक पत्ती हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, सारी चीजें आपको अलग अलग दिखती है ना। लेकिन उसी पेड़ को जब आप दूर से देख रहे होते हो, बहुत दूर में पेड़ है, तो आपको पेड़ का कुछ इस तरीके से आकृति समझ में आती है ना, ऐसे। अब यहाँ पे बहुत सारे बीच में ब्रांचेज होंगे, लेकिन आपको वो ब्रांचेज अलग अलग नहीं दिखते, है ना। पेड़ की नेचुरल है कि बहुत सारी पत्तियां होंगी, अलग अलग डिस्टिंग्विश होंगी, और आप उनको अलग अलग जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो। एक ऐसी आकृति आपको बनी हुई दिखती है कि वहां पे कोई पेड़ है, ऐसा आपको दिखता है। ठीक है। यस सर। तो इसका कारण क्या है कि जो दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट के बीच एक सर्टेन सेपरेशन है। उस सेपरेशन के करस्पॉन्डिंग हमारे आंखों पे जो विजुअल एंगल सबटेंड हो रहा है, अगर एक पर्टिकुलर एंगल से छोटा है, तो हम उसको दो अलग ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं देख पाते। यानी कि दोनों के इमेजेस जो है वो एक दूसरे से फ्यूज बनते हैं, है ना। आंख के रेटिना पे जो इमेज बनेगा, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और नजदीक में है आंख के, तो हम इसको दो अलग अलग पॉइंट के रूप में देख रहे हैं। यस सर। लेकिन अगर हम बहुत दूर चले जाए ना, बहुत दूर चले जाएं इस तरीके से कि ये विजुअल एंगल जो सबटेंड हो रहा है हमारे आंख के लोकेशन पे, वो विजुअल एंगल जो है वो 0.1, 0.1 कहने से ज्यादा बेहतर है 1 मिनट कह देते हैं। 1 मिनट से कम अगर हो जाए एंगल, तो हम इसको अलग अलग जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। 1 मिनट से अगर कम का एंगल सबटेंड हो रहा है, तो हम इसको अलग ऑब्जेक्ट के रूप में डिस्टिंग्विश रूप से नहीं देख पाते हैं।
ठीक है, दैट इज लिमिटेशन ऑफ आवर आई। ठीक है, Yes, sir. तो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है जो नजदीक है हमारे आंख के, लेकिन उसका जो विजुअल एंगल हमारे आंख पे बन रहा है वो बहुत छोटा है, जिससे कि हम उस ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, और उसका जो है विजन हमको इनहांस करना है, यानी कि उसकी विजिबिलिटी हमको बढ़ानी है, उसको देखना है। तो उसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज नोन एज माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप Yes, क्या sir. हो गया? माइक्रोस्कोप एक डिवाइस हो गया जो कि नजदीक के ऑब्जेक्ट के विजुअल एंगल को इनहांस करने के लिए यूज किया जाता है। नोट कर लो, माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस, माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस। नोट कर दें कि लिख लोगे आप लोग? बोलो। सर आप बोल, लेकिन आप थोड़ा धीरे बोलिएगा। माइक्रोस्कोप is a device used to increase the visual angle of object nearer to eye। है ना? आई के करीब अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका विजुअल एंगल इनहांस करना है, तो उसके लिए हम जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, जो डिवाइस यूज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, और जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो बेसिकली जो है कुछ नहीं है, एक कन्वर्जिंग लेंस जिसका फोकल लेंथ जो है वो हमारे लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन से छोटा हो। लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन इज 25 सेंटीमीटर, है ना? तो कोई भी अगर कन्वर्जिंग लेंस है जिसका फोकल लेंथ स्मॉलर देन द लीस्ट 5 डिस्टेंस फॉर centimeters. क्लियर विजन है, दैट कैन बी यूज एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप। Simple microscope is a converging lens. Simple microscope is a converging lens of focal length less than the least distance for clear vision। है ना? जी से छोटे फोकल लेंथ का अगर आप कोई भी लेंस यूज करते हैं तो दैट कैन बी यूज एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप, उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है और उसको नेकेड आई से हमको देखना है, तो हम उसको कितना करीब अपने आंख के रख सकते हैं भाई? डी पे रख सकते हैं, उसके अंदर तो रख नहीं Yes, सकते sir. क्योंकि उसके अंदर की चीज हमको दिखेगी नहीं। तो जो मैक्सिमम Yes, हम sir. विजुअल एंगल किसी छोटे ऑब्जेक्ट के लिए पा सकते हैं वो तब होगा जब वो हमारे आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। ठीक है, तो मान लो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस करा अपने आंख से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है विच इज प्लेस, एच हाइट का ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट है।
है ना, h हाइट का ऑब्जेक्ट है और इसको हमने d डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया है अपने आंख से, तो ये हमारा मैक्सिमम विजुअल एंगल होगा जो इस ऑब्जेक्ट के लिए हम पा सकते हैं। यस सर। तो जो मैक्सिमम विजुअल एंगल विद द नेकेड आई है, थीटा नॉट, ये हम h बाई डी से लिख सकते हैं भाई। एंगल बहुत छोटा है, h बहुत छोटा है, तो सीधे सीधे एंगल को h बाई डी से लिखा जा सकता है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम विजुअल एंगल विच वी कैन अटेन विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई। अब मान लो कि हम इसी ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने क्या किया कि एक लेंस डाल दिया बीच में, अपने आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में एक लेंस डाल दिया जिसका फोकल लेंथ हमने जो है छोटा रखा है एज कंपेरिजन टू डी के कंपेरिजन में छोटा रखा, और इस ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट हमने जो करी है दैट इज एट द फोकल प्लेन। इस ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहाँ पे करी है, उसके फोकल प्लेन में करी है। एक लेंस हमने यूज करा, ये हमारा एक लेंस हो गया जिसका फोकल लेंथ एफ कह रहे हैं, और ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया एट एफ। सेम ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट h की है, इसको हमने इसके फोकल प्लेन में प्लेस कर दिया, और दूसरी साइड से हम इसके इमेज को व्यू कर रहे हैं। इधर हमने अपनी आंख लगा दी और इस पर्टिकुलर इमेज को हम देख रहे हैं, तो हमारी आंखों में ये रेज आके पड़ रही हैं जो कि ऑलमोस्ट पैरेलल है, और विजुअल एंगल जो हमारे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए बन गया दैट इज दिस वन थीटा। जब हम इस इमेज को देख रहे होंगे भाई, तो हमारी आंखें कंप्लीटली रिलैक्स होंगी, क्यों भाई? यस। बोलो। सेलेरी मसल को तो कोई वर्क नहीं करना होगा ना, क्योंकि पैरेलल रेज हमारी आंखों में आ रही है यस ना, सर। तो सेलेरी मसल को इसका फोकल लेंथ तो घटाना नहीं है, ठीक है ना, लेंस का। तो आईज आर फुली रिलैक्स्ड, है ना। और इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट को हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट जिसमें हमारी आई को स्ट्रेनिंग ना होती हो किसी भी पर्टिकुलर इमेज को देखने के लिए, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए जो विजुअल एंगल आया वो हो गया कितना, h बाई एफ। विजुअल एंगल विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड विजुअल एंगल विद द नेकेड आई का जो रेशियो है वो हमारे उस इंस्ट्रूमेंट का मैग्निफिकेशन डिफाइन किया जाता है ना। मैग्निफिकेशन डिफाइंड एज थीटा अपॉन थीटा नॉट। इन दोनों का जो रेशियो है इसको हम लोग मैग्निफिकेशन के रूप में जो है वो डिफाइन करेंगे। तो थीटा और थीटा नॉट का रेशियो अगर लिखते हैं तो डी बाई एफ। मैग्निफिकेशन जो हमको इस केस में मिलेगा दैट विल बी गिवन बाय डी बाई एफ, 25 बटा में फोकल लेंथ, ठीक है। ये हमारे इस इंस्ट्रूमेंट का मैग्निफिकेशन हो जाएगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट कहा जाए तो ये फॉर्मूला हमको सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन को लिखने के लिए यूज करना है, डी बाई एफ, ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट है, लीस्ट स्ट्रेन्ड आईज है इस केस में, या इमेज एट इंफिनिटी है। हर इंस्ट्रूमेंट के लिए दो दो फॉर्मूले मिलेंगे, है ना, ठीक है। जो भी इंस्ट्रूमेंट यस हम सर। बात करेंगे सबके लिए मैग्निफिकेशन को लिखने के दो फॉर्मूले हमको मिलेंगे।
ठीक है, दोनों फार्मूलों को किस केस में यूज करना है वो हम आपको ये बताते जा रहे हैं, वो आप उसी के करस्पॉन्डिंग यूज करेंगे। नॉर्मल एडजस्टमेंट कहा जाए, लीस्ट स्ट्रेन डाइज कहा जाए, इमेज एट इंफिनिटी कहा जाए, तो ऐसे केस में मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप D/F से लिखा जा सकता है। ठीक है भाई। यस सर। हम अगर चाहें तो अपना ये विजुअल एंगल और बड़ा कर सकते हैं, इस लेंस को इस ऑब्जेक्ट के और करीब ला सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम लेंस को करीब लेते जाएंगे तो जितना करीब हम लेंस को लाएंगे उतना विजुअल एंगल बड़ा होता जाएगा, क्यों भाई? यस सर। यस सर। लेकिन एक लिमिटेशन तो अभी भी है हमारे आंख की, वो क्या कि हम अपने आंखों से इस इमेज, जो लेंस से बनने वाला इमेज है, उसको देख रहे हैं। तो वो इमेज जो है वो 25 सेंटीमीटर के अंदर अगर बन जाए तो वो फिर हम नहीं देख पाएंगे। यस सर। यानी कि हम Yes, अधिक sir. से अधिक इतना करीब ले जा सकते हैं इसको, जिससे कि 25 सेंटीमीटर पे फाइनली इमेज बन रहा हो, है ना। हम इस पर्टिकुलर Yes. लेंस को अपने इस ऑब्जेक्ट के इतना करीब प्लेस कर सकते हैं जिसमें कि जो इमेज बने वो 25 सेंटीमीटर पे बने। उससे करीब अगर हम प्लेस करने का प्रयास करेंगे तो ये जो इमेज बन रहा होगा, दैट इमेज कैन नॉट बी विजुअलाइज। दिस इमेज अगर जो बना इस लेंस से, वो अगर डी डिस्टेंस पे बन रहा हो तो उस इमेज को हम यहाँ से देख सकते हैं, और उस केस में ये हमारा जो ऑब्जेक्ट के लिए विजुअल एंगल होगा, दैट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल विजुअल एंगल विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस या दिस कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर है बात? यस सर। तो इसको कितनी दूरी पे रखना चाहिए भाई? इसका फोकल लेंथ अगर हमने f बोला तो x की वैल्यू हमको चाहिए, लेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। v की जगह पे माइनस का d रखना है, u की जगह पे माइनस का x रखना है, और f तो f का है ही। तो आपको क्या मिला कि 1/x ये लिखा जाएगा 1/f प्लस 1/d, या ये हो जाएगा df/d+f। और इस केस में जो विजुअल एंगल होगा, इट विल बी रिटन एज h डिवाइडेड बाय x, एंड दिस विल बी द केस जहां पे विजुअल एंगल हमारा बना d+f डिवाइडेड बाय d+f, d इंटू f। अब इस केस के लिए जो मैग्निफिकेशन होगा ये हो जाएगा θ/θ0। तो रख के देखो भाई, h d+f डिवीजन में df होल डिवाइडेड बाय पहला वाला θ0 देखो, तो ये तुम्हारा था h/d। लिखा जाएगा, यस सर। सॉल्व करिए इसको तो ये मिलता है 1 + d/f। ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है। ये आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो गया। इससे बड़ा मैग्निफिकेशन हम अपने इस माइक्रोस्कोप से नहीं पा सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ा मैग्निफिकेशन पाने के लिए जैसे ही लेंस को और करीब ले जाएंगे, इमेज जो बनेगा वो हमारा लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन के अंदर बन जाएगा, और वो फिर इमेज हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन इस इमेज को देखने के समय हमारी आंखें सबसे ज्यादा स्ट्रेन्ड होंगी, है ना, क्योंकि इमेज जो बना है वो लीस्ट डिस्टेंस पे बना है। तो Yes, मोस्ट sir.
strained eyes, है ना, image at least distance. तो अगर ये तीन में से कोई इंफॉर्मेशन बोला गया तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन को लिखने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या है, 1+d/f। ठीक है भाई? यस सर। यस यस सर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नो सर। ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है ना? पहला नॉर्मल एडजस्टमेंट, जिसमें तीन तरीके से बोला जा सकता है। नॉर्मल एडजस्टमेंट कहा जाए, लीस्ट स्ट्रेन्ड आइज बोला जाए, या फिर इमेज एट इंफिनिटी बोला जाए। तो मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप का d/f से लिखना है। ठीक है? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बोला जाए, मोस्ट स्ट्रेन्ड आइज बोला जाए, या लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन के लिए आपको इमेज बोला जाए, तो 1+d/f से लिखना है सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन। ठीक है? यस सर। यस सर। इसमें जो मैग्निफिकेशन आपको मिलता है वो इमेज के बड़े बनने के कारण मिलता है। इमेज यहाँ पे बड़ा बन रहा है, इमेज इनलार्ज है और इरेक्ट है, इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज। ठीक है? सिंपल माइक्रोस्कोप की अपनी एक लिमिटेशन है, मैग्नीफैक्चरिंग की लिमिटेशन। मैग्नीफैक्चरिंग की लिमिटेशन है जिसमें कि हम एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन से ज्यादा मैग्निफिकेशन नहीं पा सकते। 6-7 तक का मैग्निफिकेशन हम सिंपल माइक्रोस्कोप से जो है वो पा सकते हैं। ठीक है? लेकिन मान लो कि अब उससे भी छोटी चीजों को देखना है, ठीक है, तो उस केस में ये हमारा माइक्रोस्कोप वहां पे काम नहीं करेगा। ऐसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसका कि 6-7 गुना विजुअल एंगल बढ़ाने के बाद भी विजुअल एंगल इतना नहीं बन रहा है कि हमारी आंखें उसको रिकॉग्नाइज कर पावे, तो वो चीज हमारे इस माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग देखे भी होंगे, यूज भी किए होंगे हैंड लेंस ना, यूज किया है आप लोगों ने? माइक्रोस्कोप का भी यूज करा है, सिंपल माइक्रोस्कोप, हैंड लेंस? नो सर। तो जैसे मान लो कि आप एक सिंपल सा हैंड लेंस आपको अगर ले करके देखें अपने कॉपी बुक के ऊपर जो लेटर्स लिखे हुए हैं उनको अगर उस हैंड लेंस से देख रहे हैं तो आपको जो है वो साइज ऑफ द लेटर्स जो है वो बड़े बड़े आपको दिखते हैं ना? यस सर। यस। यस सर। मे भी आप में से बहुत सारे लोग 10th में बायो भी पढ़े होंगे, है ना? यस सर पढ़ा है। हम्म। यस सर। तो 10th में जब आप बायो पढ़े होंगे तो एक्सपेरिमेंटेशन कभी करने लैब वगैरह में गए हैं क्या आप? हाँ सर। अच्छा, Yes, किया? अनियल sir. सेल का किया था, अनियल सेल का। हाँ, हाँ सर, तो टेल्स को देखा था। हाँ, ओनियन सेल्स को देखने का प्रयास किए होंगे। तो वहां पे अब हैंड लेंस से अगर आप वो ओनियन सेल को देखने का प्रयास करोगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि सेल की साइज बहुत छोटी है। 5-6 गुना मैग्निफिकेशन पाने के बाद भी आपको वो शेल जो है वो डिस्टिंग्विश रूप से नहीं दिखते। तो अगर आपको और बड़ा मैग्निफिकेशन चाहिए तो वहां पे क्या करेंगे, आप दो लेंस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, है ना, दो कन्वर्जिंग लेंस का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है और उसको आप बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना? Yes.
कहाँ चला गया? सर्च कर यार। नहीं चला। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखा है आप लोगों ने ये? यस सर। यस। ये देखो इधर फिगर दिखाता हूँ। ये क्या आ गया? ये है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना? इसमें दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है। एक लेंस ये इधर में है, नीचे में। ये नीचे वाला एक लेंस हो गया, यहाँ पे लगा होगा एक, जिसके Yes, जो yes. नियरर टू द ऑब्जेक्ट आप प्लेस करते हैं उसको आप बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है। और एक यहाँ पे लेंस है जिस लेंस के थ्रू हम लोग जो है ऑब्जेक्ट के जो बनने वाला इमेज है उसको हम देखते हैं। ठीक है। तो इसमें दो लेंस हैं, Yes, sir. एक है यहाँ पे लगा होता है और एक लेंस यहाँ पे लगा होता है। ठीक है भाई? यस सर। Yes, sir. ठीक है। जो नियरर टू द ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे, और जिसके थ्रू हम उस ऑब्जेक्ट के इमेज को व्यू कर रहे होंगे उसको हम आईपीस कहेंगे। क्लियर? इस हाँ। Yes, sir. कंपाउंड माइक्रोस्कोप को अगर आप लोगों ने यूज किया होगा तो आप देखे होंगे कि इसको हम दो तरीके से मूवमेंट दे सकते हैं, है ना? एक मूवमेंट का तरीका होता है जिसमें ये दोनों लेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं। ठीक है ना? दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन को हम ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं। और एक मूवमेंट होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का सेपरेशन भी जो है हम जो है अरेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? दो तरीके का मूवमेंट पॉसिबल है यहाँ पे। तो एक ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया जो कि नियरर टू द ऑब्जेक्ट है, इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। और एक लेंस यहाँ पे हो गया जिसके थ्रू हम उसके इमेज को देख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं आईपीस। ठीक है। जब इस दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन से, मान लो कि इसका फोकल लेंथ एफओ कह दिया ऑब्जेक्टिव का, और इसका फोकल लेंथ हमने एफपी कह दिया। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को देखना है तो सबसे पहले ये दोनों का कॉम्बिनेशन मूव करा के हम जो है, ये ऑब्जेक्ट है जिसको इधर से हम व्यू करना चाहते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, तो हम करना क्या चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव के फोकल पॉइंट के जस्ट बियॉन्ड इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। पूरा दोनों का कॉम्बिनेशन मूव कराया, इस ऑब्जेक्टिव लेंस को इस ऑब्जेक्ट के करीब ले गए, और इतना करीब हम ले जाने का प्रयास करते हैं कि ये स्लाइटली बियॉन्ड इस फोकल प्लेन हो। मान लो कि ये यू डिस्टेंस पे है, हमने ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट करी, तो इस ऑब्जेक्टिव के द्वारा एक इमेज बनाया जाएगा जो कि कहीं यहाँ पे बन रहा होगा।
ये हमारा ऑब्जेक्टिव से बनने वाला इमेज हो गया इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। आपको मालूम है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो एफ और 2f के बीच में होता है तो उसका इमेज रियल और इनलार्ज बनता है, इन्वर्टेड बनता है ना। एफ और Yes. 2f Yes. के बीच में होता है तो यू को हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना करीब हो एफ के उतना ही रखेंगे, एफ और 2f के बीच में ही रखना है। एक तो ये कंफर्म है क्योंकि हमको लार्ज इमेज मिलेगा उस केस में, मैग्निफिकेशन मिलेगा इस इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। और जितना फोकल प्लेन के नियरर प्लेस करेंगे उतना ही मैग्निफाइड इमेज बनेगा, उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। क्लियर। यस फिर Yes. हम जो है इस आई पीस को मूव कराते हैं और इस आई पीस के मूवमेंट के करेस्पॉन्डिंग हम जो है दो तरीके से इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एक तो वही एडजस्टमेंट हो गया जिसमें कि आपकी आंखें लीस्ट स्ट्रेंड हो, लीस्ट स्ट्रेंड हो यानी कि इस पर्टिकुलर जो इमेज बन रहा है ऑब्जेक्टिव के द्वारा वो हमारे इस आई पीस के फोकल प्लेन में बन जाए। तो ऐसे केस में यहाँ से जो जाने वाली जो रेज होंगी वो ऑलमोस्ट हमारी आंखों में पैरेलल इंटर करेंगी और इस इमेज को देखने में हमारी आंखें जो होंगी वो लीस्ट स्ट्रेंड होंगी। क्यों भाई? यस सर तो दिस विल बी द नॉर्मल एडजस्टमेंट फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लीस्ट स्ट्रेंड आईज होंगी, इमेज विल बी एट इंफिनिटी होगा, ठीक है ना। फाइनल इमेज एट इंफिनिटी कहा जाए, नॉर्मल एडजस्टमेंट कहा जाए या फिर लीस्ट स्ट्रेंड आइज बना कहा जाए, तो ये वाली सिचुएशन में आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे। क्लियर है बात भाई? यस सर मान लो कि इस ऑब्जेक्ट को आपने यू सेपरेशन पे प्लेस करा है तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा ये आप वी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ मालूम है तो। और इस इमेज को जब आप यहाँ से देख रहे होंगे तो इसका जो मैग्निफिकेशन है, पहले वाले का मैग्निफिकेशन v बाई यू और दूसरे वाले का मैग्निफिकेशन क्या है d बाई एफ। दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा दैट विल बी द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय दिस पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन जो होगा v बाई यू मल्टीप्लाइड बाई d बाई एफ ई, दिस विल बी द मैग्निफिकेशन जो आप इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से पाएंगे। ये किसके लिए है? नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। हम एक ही टर्म लिख रहे हैं, तीनों टर्म का नॉर्मल के साथ ऊपर में जो तीनों टर्म लिखे हैं तीनों में से किसी के लिए आप इसको यूज करिएगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है ना। बात समझ में आ रही भाई? यस सर और जो ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस है इनके बीच का जो सेपरेशन होता है दैट इज नोन एज द ट्यूब लेंथ, है ना। ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ या फिर लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ये आप इस केस में क्या लिखेंगे? v प्लस एफ ई से ना, v प्लस एफ ई, दिस विल बी द ट्यूब लेंथ। तो ये दो फॉर्मूले हो गए ट्यूब लेंथ को लिखने का और मैग्निफिकेशन को लिखने का बाय ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बनता है कि ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए बताया गया है दोनों फॉर्मूला। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के प्रॉपर वर्किंग के लिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसका जो फोकल लेंथ होता है दैट इज स्मॉलर एज कंपेरिजन टू फोकल लेंथ ऑफ एफ ई यानी कि आई पीस। एफ ओ लेस देन एफ ई होता है इसमें, ठीक है ना। जी सर एफ ओ की वैल्यू एफ ई से छोटी होती है।
अपर्चर डाया भी छोटा होता है एज कंपेरिजन टू आईपीस। अपर्चर डाया मतलब लेंस का ये जो ओपनिंग है जिससे लाइट इंटर करती है, इसका अपर्चर डाया भी इससे छोटा होता है। तो फोकल लेंथ एज वेल एज अपर्चर डाया फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस इज स्मॉलर एज कंपेरिजन टू आईपीस। क्लियर है? आप और मैग्निफिकेशन बढ़ा Yes, सकते हो, yes. इस लेंस को और करीब ले जा सकते हो, ये लेंस और करीब ले जाओगे, आईपीस को और करीब ले जाओगे तो ये इमेज दो इंफिनिटी पे बन रहा था, वो इमेज दो होगा दैट विल बी नियरर। और इतना करीब आप ले जा सकते हैं जिसमें कि इमेज हमारा लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन पे हो जाए, और उस केस में आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा दैट विल गिव यू द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। और जब आप उस इमेज को देख रहे होंगे अपने इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो आपकी आंखें उस इमेज को देखने में सबसे ज्यादा स्ट्रेंड होंगी। आगे बढ़ाया, ये डी पे बन गया। ये एफ ई है, ये एफ ओ है। तो ये यू हो जाएगा, यहां से ये वी हो गया। ये दूरी कितनी होगी बेटा? D. अभी हाँ, अभी अभी सिंपल माइक्रोस्कोप में निकाला है, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई ना। यस सर। लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन पे इमेज बनने के लिए जो ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट लेंस से होनी चाहिए वो डी एफ अपॉन डी प्लस एफ पे मिला था ना। एक्स की वैल्यू सिंपल माइक्रोस्कोप में देखो, यस सर। है ना। तो Yes. इस केस में आपका मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? इस केस का मैग्निफिकेशन डी बाई यू तो पहले वाले लेंस का हो गया, दूसरे लेंस का 1 प्लस डी बाई एफ सी हो जाएगा, यस सर। है ना। यस सर। ये सिंपल माइक्रोस्कोप वाला फार्मूला है, और ये पहले लेंस का मैग्निफिकेशन वी बाई यू लिख दिया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अगर मल्टीपल फिनोमिना हो रही है तो उसमें मैग्निफिकेशन लिखने का तरीका क्या होता है? हर एक इंडिविजुअल के मैग्निफिकेशन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है दैट इज द टोटल मैग्निफिकेशन बाय दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, है ना। तो पहले का मैग्निफिकेशन लिखा और उसमें दूसरे का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस विल बी द टोटल मैग्निफिकेशन। ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस है। और इस केस में ट्यूब लेंथ कितनी हो जाएगी? डी प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, है ना। That's okay. इन दोनों के बीच की दूरी, इस लेंस और इस लेंस के बीच का जो सेपरेशन होता है दैट इज नोन एज ट्यूब लेंथ। तो यहाँ से यहाँ Yes, तक yes. वी हो गया, और यहाँ से यहाँ तक डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, दोनों का सम हो गया ट्यूब लेंथ। तो ये दो फार्मूला हो गया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए, या इमेज एट इंफिनिटी के लीस्ट डिस्टेंस के लिए, या मोस्ट स्ट्रेंड आइज के लिए। ठीक है। Yes, sir. इससे बड़ा मैग्निफिकेशन हम अपने इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं पा सकते हैं। ठीक है ना। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्निफिकेशन। अगर यू को स्लाइटली ग्रेटर देन एफ रखते हैं तो उस केस में हमको ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा, जो कि यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। इमेज जो फाइनल बनता है दैट इज इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। ठीक है ना।
इन्वर्टेड आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। उधर में आपको क्या मिल रहा था, इरेक्ट मिल रहा था। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का अक्सर करके आपको मैग्नीफाइंग पावर दिया जाता है, तो मैग्निफिकेशन की पॉजिटिव वैल्यू होती है मैग्नीफाइंग पावर। लेकिन जब आप इस फॉर्मूले में यूज कर रहे होंगे तो उसको साइन के साथ यूज करेंगे, ठीक है ना भाई। तो अगर जैसे मान लिया कि कहा गया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर 50 है, तो जब आप उसको इस फार्मूले में रखेंगे तो -50 रखेंगे, क्योंकि इसका इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। फार्मूले में साइन के साथ रखना है, मैग्निफिकेशन शुड बी प्लेस विद साइन। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उल्टा इमेज होता है, ये आपको मालूम है, इसलिए आप इसमें निगेटिव रखेंगे, ठीक है भाई। यस सर। तो ये 2 सेट फार्मूले हो गए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के भी, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? दोनों केस के लिए अलग अलग याद रखना है, जो केस प्रॉब्लम में बोला जाएगा उसी के करेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है भाई। आगे बढ़ो। यस सर। तो ये हमारा एक अलग डिवाइस हो गया जिसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नजदीक की चीजों का मैग्निफिकेशन पाने के लिए आप इसको यूज करते हैं। अब आ जाइए दूसरे डिवाइस की बात करते हैं भाई हम लोग, और वो है आपका टेलीस्कोप। दूर के ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल इनहांस करने के लिए जो आप डिवाइस यूज करते हैं उसको आप बोलते हैं टेलीस्कोप। डिवाइस यूज टू इनहांस द विजुअल एंगल ऑफ फार ऑब्जेक्ट। डिवाइस यूज टू increase the visual angle of object far away from eye. Is known as telescope। उसको हम लोग टेलीस्कोप कहते हैं। जो सिंपलेस्ट आपके पास टेलीस्कोप है जिसको आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी कहते हैं, जनरली जो एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी जो है आपका 2 लेंस का कॉम्बिनेशन है ना। तो कन्वर्जिंग लेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। एक जो ऑब्जेक्ट को फेसिंग होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, और एक जिसके थ्रू आप उसका इमेज देख रहे होंगे उसको हम आईपीस कहते हैं, ठीक है ना। यस सर। एक जो ऑब्जेक्ट को फेसिंग होगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस हो जाएगा, और एक जिसके थ्रू हम उस ऑब्जेक्ट के इमेज को देख रहे होंगे उसको हम आईपीस कहेंगे। ये फार अवे पोजीशन पे अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको देखने के लिए इसको यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया।
और इसके थ्रू हम इमेज देख रहे हैं, तो ये हमारा आई पीस हो गया। ठीक है, मान लो कि इसका फोकल लेंथ एफओ कह दिया, इसका फोकल लेंथ हमने एफ ई कह दिया। बहुत दूर का कोई ऑब्जेक्ट है तो वहां से जो आने वाली रेज होंगी वो ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी भाई। तो ये बहुत दूर के ऑब्जेक्ट के लिए हमने दो रे दिखा दी जो कि पैरेलल आ रही है। ये एंगल जो सस्टेन कर रही है, लेट दिस एंगल इज अल्फा। तो ये तो ऑप्टिक सेंटर वाली रे दिखाई है, तो ये एज इट इज चली गई, दूसरी वाली थोड़ा सा कन्वर्ज हो गई, यहाँ पे जाकर के इमेज बन गया इसका। और इस इमेज को हम अपने इस पर्टिकुलर लेंस से देखना चाहते हैं। मान लो कि ये हमारा पोजीशनिंग ऐसी करी गई है कि रेज हमारी जो है ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल इमर्ज हो रही हैं। तो ये हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट हो जाएगा, है ना भाई, क्योंकि आंख में जो रेज पड़ रही हैं वो पैरेलल पड़ रही हैं। तो इन पर्टिकुलर इमेज को देखने के लिए हमारी आंख को जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, सेलेरी मसल को कंप्रेस नहीं करना होगा लेंस को। ठीक है भाई। यस सर। और ये जो हो गया वो हमारे आंख पे पड़ने वाला विजुअल एंगल हो गया, है ना, ये बीटा। तो अगर नेकेड आई से देख रहे होते हैं इसी ऑब्जेक्ट को तो हमारा जो विजुअल एंगल होता है वो अल्फा का होता है, बट जब इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया तो विजुअल एंगल हमको क्या मिल गया, ये बीटा का मिल गया। तो बीटा और अल्फा का जो रेशियो होगा इट विल बी द मैग्निफिकेशन। यस सर। जी सर। ठीक है। एक चीज जो इसमें ध्यान में रखना है वो ये है कि प्रॉपर वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप के लिए जो ऑब्जेक्टिव है इसका फोकल लेंथ एज वेल एज अपर्चर डाया इट शुड बी लार्जर एज कंपैरिजन टू द आईपीस। फोकल लेंथ एंड अपर्चर डाया of objective lens should be ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर डाया और फोकल लेंथ ये आईपीस के कंपैरिजन में बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैग्निफिकेशन हमको तभी मिलेगा जब फोकल लेंथ बड़ा होगा ऑब्जेक्टिव का, पहली चीज। और दूसरा, अपर्चर डायमीटर को बड़ा करने के पीछे मोटिव क्या है कि हम बहुत दूर की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस डिवाइस को यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है तो वहां से जो भी लाइट आ रही है वो तो हर एक डायरेक्शन में जो है स्प्रेड होगी। तो अगर हम इसका डायमीटर ज्यादा रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट से जो आने वाला लाइट होगा उसका ज्यादा अमाउंट इस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर इंटर करेगा, यानी कि जो इमेज बनेगा वो ब्राइटर बनेगा, है ना। तो ब्राइटर इमेज आपको बनाना है, उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर डाया है उसको बड़ा रखते हैं। ठीक है ना, जितना बड़ा रखेंगे उतना ही जो है वो बेहतर आपका टेलीस्कोप बनेगा। अगर आप में से कुछ लोग प्लेनेटोरियम वगैरह गए हो तो देखे होंगे टेलीस्कोप वहां पे। कितने लोगों ने देख रखा है टेलीस्कोप भाई आप में से? सर यूज नहीं किया, देखा है मतलब। देखा है, बस देखना, यूज करने की बात नहीं है, देखा है ना। हाँ सर। तो अगर आप प्लेनेटोरियम में देखे हो या ऐसे कहीं देखा है?
तो स्कूल में देखा है, मतलब अच्छा, स्कूल तो स्कूल में तो जो ऑब्जेक्टिव होगा वो इतना बड़ा के करीब होगा, ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा ना, इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा। हाँ, ये साइज, हाँ उंगलियों से दिखा रहा हूँ, है ना। तो प्लेनेटोरियम वगैरह में जाओ तो बहुत बड़ा बड़ा ऑब्जेक्टिव डायमीटर का जो है आपका टेलीस्कोप दिखेगा ना, जहाँ से बहुत दूर के स्टार्स वगैरह को देखने के लिए जिसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। वो वाले जो टेलीस्कोप होंगे वो बहुत बड़े अपर्चर डायरेक्ट, क्योंकि बहुत दूर का स्टार होगा तो वहां से जो लाइट आ रही होगी वो भी काफी डिम होगी, है ना। तो अगर आप बड़े रीजन की लाइट को कन्वर्ज कराओगे तो उसका जो इमेज बनेगा वो ज्यादा ब्राइटर बनेगा, और वो ब्राइटर बनेगा तो हम वो इमेज जो है आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे या देख पाएंगे, ठीक है ना। तो इवन की 5, 7, 10 मीटर के डायमीटर की भी जो है वो टेलीस्कोप बनाए जाते हैं, है ना। बट जितना बड़ा लेंस बनाओगे उतना ही कॉस्टलियर होता जाएगा, महंगा होता जाएगा। अब इसका मैग्निफिकेशन हमको लिखना है, तो मैग्निफिकेशन जो है वो बीटा अपन अल्फा से डिफाइंड होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में देखेंगे तो आप यहाँ से देखिए। तो इस केस में अगर मैग्निफिकेशन को हमको लिखना है, ये जो ओ A1 B1 और इसको O2 कह देते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल को देखो भाई, ये वाला एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी तो अल्फा होगा, यस सर। ठीक है। बीटा को लिखना है तो ये A1 B1 अपन A1 O2 से लिखा जाएगा, और अल्फा को लिखना है तो A1 B1 अपन A1 O1 से लिखा जाएगा। A1 B1 तो ऊपर नीचे से कट गया, A1 O1 डिवीजन में A1 O2। A1 O1 क्या है, FO है, और A1 O2 क्या है, FE है विथ निगेटिव। तो मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को लिखने का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस ऑफ FO/FE, ठीक है ना। आपको दिख रहा है कि FO जितना बड़ा होगा FE से उतना ही बड़ा मैग्निफिकेशन मिलेगा, यस सर। क्या ना। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों के मन में आता है कि मैग्निफिकेशन का एक से बड़ा मिलना का मतलब इमेज का बड़ा होना है एज कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। बट डिवाइसेस के केस में मैग्निफिकेशन का जो डिफिनीशन है वो डायरेक्टली हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। डिवाइसेस के केस में जो मैग्निफिकेशन है दैट इज डिफाइंड करेस्पॉन्डिंग टू द विजुअल एंगल। तो अगर टेलीस्कोप में कहा जा रहा है कि मैग्निफिकेशन एक से बड़ा है, तो इसका कतई ये मतलब मत समझिएगा कि इमेज जो ऑब्जेक्ट का बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ठीक है ना। यस सर। मैग्निफिकेशन यहाँ पे केवल इसलिए मिल रहा है क्योंकि बहुत दूर के ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो नियरर टू द आई बन जा रहा है, बट इमेज इज स्मॉलर एज कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा होता है इमेज टेलीस्कोप के केस में, है ना। फाइनल इमेज smaller than object and inverted,
ठीक है। मैग्निफिकेशन का एक से बड़ा मिलना कतई ये मत समझिएगा कि इमेज बड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। कोई स्टार को आप देख रहे हैं तो स्टार से बड़ा इमेज नहीं बनेगा उसका, ठीक है ना। स्टार सर। चूंकि बहुत दूर है, साइज में बहुत बड़ा है ना, लेकिन उसका इमेज बहुत छोटा बनेगा, बट नियरर टू द आई बन रहा है, इसलिए आपकी उसकी विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है, उसकी विजिबिलिटी इनहांस हो जाती है। समझ गए भाई। या कोई प्लैनेट को आप देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द टेलीस्कोप, तो प्लैनेट बहुत दूर है, साइज में बहुत बड़ा है। मान लो मार्स को देख रहे हो आप टेलीस्कोप से, है ना। मार्स को आप देख रहे हैं टेलीस्कोप से, तो मार्स से बड़ा उसका इमेज नहीं बनेगा, इमेज बहुत छोटा बनेगा। ये छोटा सा इमेज बना मार्स का, लेकिन चूंकि वो इमेज आपके आंख के बहुत करीब बन गया, इसलिए विजुअल एंगल वहां पे बढ़ गया, और इसलिए आपकी विजिबिलिटी उस मार्स के लिए ज्यादा अच्छी होगी। क्लियर है बात। तो ये यस कंफ्यूजन सर। मन में आता है कि मैग्निफिकेशन का एक से बड़ा होना मतलब इमेज का बड़ा होना। टेलीस्कोप के केस में ऐसा नहीं है, टेलीस्कोप के केस में इमेज छोटा बनता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है दैट इज नॉट रिलेटेड विथ एक्चुअल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज, इट इज रिलेटेड विद द विजुअल एंगल। और लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या हो जाएगा इस केस में, यहां से यहां तक ये एफओ है ना, और यहां से यहां तक ये एफई है, तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या हो जाएगा, FO plus FE। एफओ प्लस एफई। ये आपका हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का इंफॉर्मेशन। तो मैग्निफिकेशन और लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप को लिखने के ये फॉर्मूले हो गए, किसके लिए है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, लीस्ट स्ट्रेंड आइज के लिए, या इमेज एट इंफिनिटी के लिए। अब आप ये चाहो तो मैग्निफिकेशन को और बड़ा कर सकते हो, ये जो लेंस है तुम्हारा आई पीस का, इसको और करीब ले जा सकते हो इस इमेज के, है ना। अब करीब ले जाओगे तो बीटा यस बड़ा होगा ना, यस सर। इतना करीब ले जा सकते हैं कि फाइनल इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन पे बने, उससे करीब नहीं ले जा सकते। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ये आपका टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव हो गया, ये दो रे हमने दिखा दी जो कि ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल आ रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर है, और ये इसका इमेज बन गया। इट इज गोइंग टू फॉर्म ऑन एफओ, एफओ पे बनेगा, और ये आईपीस को हमने करीब ला दिया तो ये दोनों रेज पैरेलल ना इमर्ज होकर के डाइवर्जिंग इमेज इमर्ज हो रही हैं, और ये यहाँ पे इमेज बन रहा है जो कि लीस्ट डिस्टेंस पे बन रहा है, यहाँ से डी पे बन रहा है। ये एंगल आपका बीटा हो गया, ये एंगल आपका अल्फा है जो कि नेकेड आई के लिए भी विजुअल एंगल है। और ये डिस्टेंस आपका अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना होगा भाई, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई होगा। यस सर। तो मैग्निफिकेशन को लिखना चाहते हैं इस केस में बीटा डिवीजन में अल्फा A1 B1 नाम दे देते हैं, ये O1 है, ये O2 है। बीटा को क्या लिखेंगे भाई, A1 B1 अपन A1 O2 डिवाइडेड बाई A1 B1 अपन A1 O1, यानी कि ये हो जाएगा F4 डिवाइडेड बाई DFE अपॉन D प्लस FE, ऊपर चला जाएगा और निगेटिव हो जाएगा ना भाई। ये मैग्निफिकेशन हो गया।
ठीक है। Yes. तो ये फॉर्मूला क्या बन गया मैग्निफिकेशन को लिखने का, माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई और 1 प्लस एफ ई बाई डी, है ना। ये हमारा मैग्निफिकेशन हो गया इस टेलीस्कोप के लिए। ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, इससे बड़ा मैग्निफिकेशन नहीं मिलेगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से। और लेंथ कितनी हो जाएगी इस केस में, एफ ओ प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई ना। Yes, sir. तो ये दो फॉर्मूले हो गए जो आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में या फिर मोस्ट स्ट्रेंड आइज के केस में या फिर इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस के केस में यूज करना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए। कभी आपको केवल टेलीस्कोप भी कहा जाएगा तो आप एस्ट्रोनॉमिकल के लिए ही बात करेंगे, ठीक है ना। कहीं प्रॉब्लम में केवल यस सर, टेलीस्कोप सर थोड़ा है तो आपको टेलीस्कोप का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल को ही कंसिडरेशन में लेकर के बातें करनी है। क्या कह रहे हैं बेटा? थोड़ा नीचे कर दीजिए सर, डायग्राम देखना था। रे डायग्राम, हाँ रे डायग्राम देख लो। तो तीनों चीजें ध्यान में रखिएगा ना, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन या मोस्ट स्ट्रेंड आइज या फिर इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज करना। और पहला वाला फॉर्मूला किसके लिए था, नॉर्मल एडजस्टमेंट, इमेज एट इंफिनिटी या फिर लीस्ट स्ट्रेंड आइज के लिए। हो गया? यस सर। चलो, तो ये तो हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, अब मान लीजिए कि ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है इसको आप यूज करते हैं कोई दूर के बट अर्थ के ऊपर का कोई ऑब्जेक्ट है उसको विजुअलाइज करने के लिए, या यूं कह लीजिए कि मान लो कि आप बहुत दूर में बैठे हुए क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं, है ना, और उसके लिए आप टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। जमीन पे कोई ऑब्जेक्ट है उसका आपको विजन बढ़ाना है और उसके लिए आप टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं। और समझने में आसानी के लिए आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आप क्रिकेट मैच को देखने के लिए ये टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो क्या आपको क्या उसमें दिक्कत महसूस होएगी भाई, क्या प्रॉब्लम आएगी? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को मान लो कि क्रिकेट मैच देखने के लिए यूज कर रहे हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और उसका सबसे अच्छा बॉलर कौन सा है जी पाकिस्तान का, कौन बताएगा? सर कोई भी नहीं। कोई नहीं है, तो उसके पास अच्छे बॉलर ही नहीं है। Sir Shaheen Afridi. सर हाँ, हाँ, क्या कह रहे हैं प्रिया?
हाँ जी, क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों को? शोएब अख्तर है। अभी की टीम का। अभी के टीम का तो नहीं है। मान लो कि हाँ चलो इसने बोला शोएब अख्तर बहुत बढ़िया बॉलर हुआ है उनका, उसी का नाम ले लेते हैं, शोएब अख्तर है। हाँ? इधर अपनी तरफ से जो है उन्हीं के समकालीन सचिन तेंदुलकर को ले लेते हैं, बैटिंग कर रहे हैं। तो शोएब अख्तर जो है वो दौड़ता हुआ आ रहा है। यस सर। हाँ? तो जब आप उसको देखोगे तो कैसा लगेगा तुमको कि मुंडी के भर दौड़ता हुआ आ रहा है, उल्टा इमेज बन रहा है ना। यस सर। यस सर। तो आप मान लो कि क्रिकेट मैच देख रहे हो तो उल्टा इमेज बनेगा, आपका विजन जो होगा इनहांस तो होगा बट क्लियरिटी नहीं आएगी चीजों में को देखने में, है ना। तो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट को अगर आपको देखना है तो उसके लिए जरूरी है कि जो विजन है वो प्रॉपर बने। उसके लिए जरूरी क्या है कि इमेज जो बने वो सीधा बने, है ना, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में सीधा बने। तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में सीधा बनेगा तब आपको क्रिकेट मैच का लुत्फ आएगा, है ना। अगर उल्टा बनेगा यस तो आपको चीजें जो है काफी कुछ हौच पौच नजर आएंगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? अब सर के यस बॉल सर। दौड़ता हुआ तुमको शोएब अख्तर दिखेगा उसमें बॉलिंग करने के दौरान। तो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स को व्यू करने के लिए जो आप टेलीस्कोप को यूज करते हैं उसमें आप क्या करते हैं, ये जो दोनों लेंस थे, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा एक आई पीस, उसके बीच में एक लेंस और आप लगा देते हैं, जिस लेंस का केवल और केवल काम क्या है, इमेज जो ऑब्जेक्टिव से बना उसको इन्वर्ट कर देना। केवल उसका मकसद वही है। इंटरमीडिएट जो आपने लेंस डाला उसके द्वारा मैग्निफिकेशन केवल -1 मिले, है ना, ऐसा आप लेंस डाल देते हैं बीच में। ठीक है, इंटरमीडिएट लेंस जो डालेंगे उसका केवल मकसद है मैग्निफिकेशन को -1 देना, जिससे कि इमेज जो बने वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में सीधा बन जाए। ठीक है, तो उससे हम टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट का अगर विजन बनाते हैं तो वो विजन हमारा प्रॉपर बनेगा। तो उस टेलीस्कोप को हम लोग क्या कह देंगे, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में 3 लेंस हो जाते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव हो गया, बीच में एक इंटरमीडिएट लेंस होगा और एक आईपीस हो जाएगा। ठीक है, तो हम रे डायग्राम बनाते हैं उसी में फिर बीच वाले लेंसेज को भी दिखाते हैं। ये एक दूर के ऑब्जेक्ट के विजन करना है तो ये हमारा ये इमेज बना ऑब्जेक्टिव से, बीच में ये लेंस हमने डाल दिया इंटरमीडिएट लेंस, इसकी पोजीशनिंग हमारे इस लेंस की ऐसी होगी कि ये इस लेंस के ट्वाइस ऑफ फोकस पे हो, है ना। अगर इसका फोकल लेंथ एफ यस है सर। तो ये अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग, इमेज की जो पोजीशनिंग है जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है वो ट्वाइस ऑफ एफ पे हो, तो आपको मालूम है कि ट्वाइस ऑफ एफ पे इसका इमेज बन जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, ये इमेज ऐसे बन जाएगा ये, है ना भाई। यस सर। और फिर जब हम इस इमेज को इधर आई पीस से देखेंगे तो ये जो फाइनल इमेज होगा वो हमारा सीधा होगा एज कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट के ना। तब हमको क्रिकेट मैच का आनंद आएगा इस पर्टिकुलर टेलीस्कोप से देखने पे। तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का रे डायग्राम हो गया, ठीक है ना। ये यस सर। तुम्हारा एफओ हो गया यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक एफई हो गया। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना हो गया, लेंथ कितना हो गया, एफओ प्लस एफई प्लस 4f, है ना। यस सर। और मैग्निफिकेशन, यस सर। बीच वाला लेंस क्या किया है, केवल इमेज को इन्वर्ट कर दिया ना, तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो पुराना वाला ही रहेगा, बस जो माइनस आया था उसकी जगह पे प्लस हो जाएगा, एफ ओ अपॉन एफ सी।
Yes, sir. FO upon FP, this will be the magnification in this case. ये हो गया नॉर्मल एडजस्टमेंट। या इसी को आप कहेंगे लीस्ट स्टैंडर्डाइज, या इसी को कहेंगे इमेज एट इंफिनिटी। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब को लिखने का नॉर्मल एडजस्टमेंट में FO प्लस FE प्लस 4F, जहां पे F क्या है, इंटरमीडिएट लेंस का फोकल लेंथ है। और अगर आप इसी में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पाना चाहते हैं तो लेंथ कितना हो जाएगा, FO प्लस 4F प्लस DFE अपॉन D प्लस FE। Yes, sir. और मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, FO अपॉन FE 1 प्लस FE बाई D ना, वही पुराना फॉर्मूला ही है, बस माइनस नहीं लगा यहाँ पे, जो माइनस आ रहा था वो माइनस नहीं है। ये हो गया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस। ठीक है, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पूछा sir. जाए तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के लिए नीचे वाला, और लेंथ ऑफ द ट्यूब के लिए नीचे वाला फॉर्मूला, और नॉर्मल एडजस्टमेंट पूछा जाए तो उस केस में आपको जो फॉर्मूला यूज करना है ऊपर वाला, लेंथ के लिए भी और मैग्निफिकेशन के लिए भी। क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब ये जो टेलीस्कोप है इसमें ऑब्जेक्टिव, अगर बहुत दूर की चीज को देखना है तो ऑब्जेक्टिव जो लेंस है वो बहुत हैवी बनता है, बहुत बड़ा बनता है, हैवी बनता है। ठीक है, कास्टिंग इसकी बड़ी ज्यादा आती है। साथ में आपको मालूम है कि लेंस में जो है वो अब्रेजन भी आता है। अब्रेजन मतलब इमेज का डिफेक्ट। एक तरीके का अब्रेजन की तो बात हम लोग करे ही थे। अब्रेजन वैसे हम लोग को डिस्कस नहीं करना है, बट एक का डिस्कशन किया गया है क्योंकि एक आध बार देखा गया है कि प्रॉब्लम आया है एडवांस में। ठीक है ना, इसलिए क्रोमेटिक एब्रेजन की बात हमने आपको करी है। तो इमेज में डिफेक्ट भी आते हैं, उसके लिए आपको दो लेंस का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, काफी हैवी हो जाता है उसकी इंस्टॉलेशन, उसका जो है मेंटेनेंस मुश्किल होता है। हाँ? महंगा भी हो गया और मेंटेनेंस भी मुश्किल हो गया। तो अब जो टेलीस्कोप यूज हो रहे हैं वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूज होते हैं, है ना। उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता था उस ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह पे मिरर यूज कर लिया जाता है ना। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या हो गया, ये एक मिरर यूज कर लिया गया इधर में, प्रयास तो आप करेंगे कि यहाँ पे जो मिरर वो आपका जो मिरर हो वो पैराबोलिक यूज कर लीजिए ज्यादा। और इधर में आप एक छोटा सा मिरर डाल दिए, स्फेरिकल मिरर मान लो, इसके फोकल प्लेन में। ये तुम्हारी ट्यूब आ गई और इधर से आकर के आपका ये आई पीस हो गया, यहाँ पे लग गया आई पीस। ठीक है ना, इधर से बहुत दूर के ऑब्जेक्ट से जो है वो लाइट आई, इधर में आके इस मिरर पे टकराई, मिरर से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के इस मिरर पे आके टकराई, और इसकी प्लेसमेंट जो है वो ऐसे करी गई है कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट इसके फोकल प्लेन में आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए इसके, तो जिससे कि
ये इसका फोकल प्लेन और यही इसका भी फोकल प्लेन हो गया। मान लो कि स्फेरिकल नहीं यूज किया तो ये तुम्हारा मिरर, तो यहाँ पे कलई कर देते हैं। और ये रेज इधर से रिफ्लेक्ट होकर के आपके आंखों में आ गई इस आईपीस के थ्रू। ठीक है ना? ये यस आपका सर। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हो गया, ये ऑब्जेक्टिव मिरर हो गया। ऑब्जेक्टिव मिरर बेटर होगा कि आप जो है पैराबोलिक यूज कर ले, तो उसमें आपका जो बहुत दूर के रेज है, जो मार्जिनल रेज है, उनका भी कन्वर्जेंस जो है फोकस्ड होगा। पैराबोला का आपको प्रॉपर्टी मालूम ही है ना? यस सर। तो उसके करेस्पॉन्डिंग फोकस पे ही जाकर के सारी की सारी जो रेज होंगी वो कन्वर्ज होंगी। तो ये अगर पैराबोलिक यूज किया है तो यहाँ पे इसका फोकस हो गया, उसकी तरफ सारी रेज आ रही है, और ये स्फेरिकल मिरर का भी फोकस हो गया, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो गई, इधर से जा रही है, इस आईपीस के थ्रू आप यहाँ से इमेज को देख रहे हो। ये आपका सिंपल सा जो है एक अरेंजमेंट हो गया, जिसको कि आप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। आप इसमें चाहो तो और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन होंगे। ये एक तरीके का रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आपको दिखाया गया है। हाँ, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम जो है अरेंजमेंट का आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हो। जैसे मान लो एक आध और इधर में देख लो, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का इधर में इंफॉर्मेशन। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इमेज, ये तो जो है अपना उस तरीके का दिखा दिया जो अभी दिखाया था, उसी तरीके का ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हो गया ये। हाँ, अब इधर में देखो तो इधर से रे आ रही है, इधर से रिफ्लेक्ट होकर के गई, यहाँ पे एक प्लेन मिरर डाल दिया। ठीक है, ये प्लेन मिरर ने रे को जो है वो रिफ्लेक्ट करा दिया और इधर से आईपीस से देख लिया ये, है ना? ये भी एक तरीके का रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हो गया। ओहो, है ना? तो जरूरी नहीं है कि जो दो मिरर हमने दिखाए हैं उसी तरीके के ही दो मिरर लगे हो, है ना? ये वाला जो है वो आपको फिगर हमने बनाया था, इसमें जो सेम डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं, परपेंडिकुलर विजन भी, जैसे यहाँ पे देखो तो इधर से रे आई, इधर से रे आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर से आप व्यू कर रहे है ना? ये वाला देखो, इधर से आया, ये मिरर पे टकराया, ये इधर से आया, मिरर पे टकराया, और ये प्लेन मिरर रखा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आईपीस लगा दिया है। ठीक है ना? जिससे आप इधर से इमेज को देख लो। तो डिफरेंट टाइप का जो है वो कंस्ट्रक्शन होता है। ये आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हो गया, जिसमें स्फेरिकल या फिर जो है आप चाहो तो जो है पैराबोलिक मिरर का यूज कर सकते हैं एज ए ऑब्जेक्टिव मिरर। ठीक है भाई? यस सर। तो ये आपके टेलीस्कोप भी हो गए। ये दो इंस्ट्रूमेंट हम लोगों को डिस्कशन करना था, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। और आई की वर्किंग आपको ध्यान में रखनी है, आई करेक्शन को भी ध्यान में रखना है। ठीक, अब अगली क्लास में हम लोग इस पे कर लेंगे प्रॉब्लम, और उसके साथ ही आपका हो जाएगा चैप्टर फिनिश। ठीक है क्या? यस सर। हाँ। यस सर।
उसके बाद हम लोग वेव ऑप्टिक्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे को पड़ेगी, तो उसमें हम लोग जो है इस पे प्रॉब्लम्स कर लेंगे टेलीस्कोप पे और उस पे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। सर गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके।